हे गाइस, दिस इज प्रियांशु और वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। मेरे मोहल्ले में हो गई लड़ाई, मैं वो देख के आता हूँ। तब तक आप देखो इंट्रो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें टोकन समझ में आ गए होंगे कि टोकन्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के टोकन होते हैं। और ऑलरेडी हम 3 टाइप के टोकन पढ़ चुके हैं, जो कि है कांस्टेंट, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। कांस्टेंट से मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर तुम्हारे दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या मैं किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकता हूँ, या मैं किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो उसका आंसर है बिल्कुल। तुम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। उसको डिक्लेयर करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना। दूसरा होता है हैश डिफाइन यूज करना। तो ट्राई करते हैं। मैं आ चुका हूँ मेरी वीएस कोड की स्क्रीन पर और मैं एक फाइल ऑलरेडी बना चुका हूँ constant.c नाम से, और मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इंक्लूड stdio। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं कोने फाइल इंक्लूड नहीं करता, और मैं बहुत बार तुम्हें बता चुका हूँ। मैं कोने फाइल इसलिए इंक्लूड नहीं करता क्योंकि मैं अगर कोने फाइल इंक्लूड करूंगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। बट अगर आप विंडोज यूजर है या लिनक्स यूजर है तो आपको कोने फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, वरना आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे किसी वेरिएबल को अपन कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए बनाता हूँ मैं, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। अब मुझे अगर इस ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज करता हूँ मैं, प्रिंट एफ। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करना, इसका सिंटैक्स, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने का सिंटैक्स क्या होता है, वो होता है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद में तुम्हें लिखना होता है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कि जो आप वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो उसका फॉर्मेट क्या है, वो किस फॉर्मेट में, उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जैसे इंट का होता है %d या %i, फ्लोट का होता है %f, कैर का होता है %c, स्ट्रिंग का होता है %s। तो मैं यहाँ पे इंट की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखने वाला हूँ %d और कॉमा, उसके बाद में जो वेरिएबल मुझे प्रिंट करवाना है वो, और फिर सेमी कॉलन, और मैं यहाँ पर कर दूंगा कोड रन। और आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 10। अब अभी तक मैंने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया नहीं, अभी तक मैंने इसको कांस्टेंट बनाया नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अगर ए असाइन 20 कर दूँ और उसके बाद में मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पर 20 वैल्यू प्रिंट हो रही है, मतलब मैं ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉन्स्ट, और फिर मैं रन करता हूँ तो देखो 10 ही वैल्यू आ रही है, मतलब वैल्यू 10 ही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दूसरी वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसको ए असाइन 20 करता हूँ और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आने वाला है, और एरर आ चुका है। क्या बोल रहा है एरर? कैन नॉट असाइन टू अ वेरिएबल ए विथ कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप कांस्टेंट इंट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने ए वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद में आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है हैश डिफाइन करके। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं मेन फंक्शन के नीचे जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा हैश डिफाइन A20। अब मैं यहाँ पर वापस प्रिंट करवाता हूँ तो तुम्हें दिखेगा कि ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा वापस वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए करके, जिसको मैं वैल्यू देता हूँ 10, और अब प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं वापस कोड को रन करता हूँ और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया है एरर। ये बोल रहा है कि आपने हैश डिफाइन ए की वैल्यू 20 असाइन कर रखी है, तो उसके बाद में आप उसको नई वैल्यू नहीं दे सकते। तो ये 2 तरीके होते हैं किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करने के। और हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी जान लिया है। डिटेल हम थोड़ा बाद में जानेंगे कि क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी तक के लिए इतना समझ लो कि इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d या %i। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स मैं तुम्हें वापस से क्विक रिकैप दे देता हूँ ताकि तुम, अगर तुम्हारा कुछ मिस आउट हो गया तो तुम्हें वापस थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो जाए। टोकन्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिनको अगर मैं एक साथ मिला दूँ तो एक प्रोग्राम बन जाए। टोकन्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और मेनली यही टाइप के होते हैं 6, जो कि होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल्स। तो हमने कल पढ़ लिया था कांस्टेंट के बारे में, आइडेंटिफायर के बारे में और कीवर्ड के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होती है? तो स्ट्रिंग जो होती है वो एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का,
अब कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं यार, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग की एक कंडीशन होती है कि स्ट्रिंग जो होती है वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि हेलो, जो मैंने यहाँ लिखा है हेलो स्क्रीन पर, ये एक स्ट्रिंग है। और हम स्ट्रिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम एरेस पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि टोकन्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं स्पेशल सिंबल्स। अब सी प्रोग्राम में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, ग्रेटर साइन, लेस देन, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, परसेंट, एम्परसेंट और हैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। तो बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं और ये भी एक टाइप का टोकन होता है। अब हम पढ़े थे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। अब ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, अब तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हें ए प्लस बी करना है, तो ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स है, बीच में तुमने प्लस का सिंबल लगाया, वो है ऑपरेटर। और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वैसे अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ए माइनस बी या ए हाइफन बी। इसमें ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स है, और जो उसके बीच में लगा हुआ है हाइफन या माइनस, वो ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म हो रहा है। तो वैसे बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी के अंदर। तो पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और मिसलेनियस और स्पेशल ऑपरेटर्स। तो हम इनको एक एक डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का नाम पढ़ते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते होंगे। ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो प्लस सिंबल होता है वो एडिशन परफॉर्म करता है, जो हाइफन या माइनस होता है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जो स्टार या एस्टेरिस्क कह सकते हो वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन परफॉर्म करता है, और जो परसेंटेज जैसा सिंबल है ये मॉड्यूलो या रिमाइंडर फाइंड करने के काम आता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो तुमने पहले से तुम्हें पता होगा कि क्या चीज़ होती है। ये मॉड्यूलो एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 11 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 11 कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो पीछे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो मॉड्यूलो का फंक्शन यही होता है कि अगर 2 नंबर के बीच में मॉड्यूलो का सिंबल लगाएगा तो वो का रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो चलते हैं वीएस कोड पर और एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। मैं आ चुका वीएस कोड की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक फाइल बना चुका हूँ operator.c नाम से, और मैंने बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्राम का वो लिख दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। अब मैं ए को वैल्यू देने वाला हूँ 20, मैं बी को वैल्यू देने वाला हूँ 10, मैं सी को वैल्यू देने वाला हूँ 31। अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच में अलग अलग टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। उनका क्या क्या आंसर आता है। मैं प्रिंटर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। मैं पहले लिखूँगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने सारे एक एक एग्जांपल लिख दिए हैं सारे ऑपरेशंस के। मैं यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट कर देता हूँ ताकि सारे आंसर्स न्यू लाइन में आए, और मैं रन करता हूँ कोड को। तो देख लो पहला आंसर आया है 30, ए प्लस बी का मतलब 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, बिल्कुल सही है। ए माइनस बी मतलब 20 माइनस 10 रिटर्न्स 10, बिल्कुल ये भी सही है। ए इंटू बी मतलब 20 इंटू 10 मतलब 200, ये भी सही है। फिर ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 10 रिटर्न्स 2, मतलब ये भी सही है। सी मॉड्यूलो बी इसका मतलब होता है 31 डिवाइडेड बाय 10 का रिमाइंडर। 31 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 30 डिवाइड हो जाएगा 10 से कम्प्लीटली और पीछे 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो आंसर आ गया 1। चलते हैं दूसरे टाइप के ऑपरेटर की तरफ, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। ठीक है, जब हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब तुम्हें ये और क्लियर हो जाते हैं। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं एम्परसेंट। तो दो एम्परसेंट उसको लॉजिकल एंड कहते हैं। ये होता है लॉजिकल और ये होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कंडीशन लिखी होगी और राइट हैंड साइड में भी एक कंडीशन लिखी होगी। लॉजिकल एंड में क्या होगा कि अगर दोनों साइड की कंडीशन ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल और में क्या होगा कि इसके राइट हैंड साइड में भी एक कंडीशन लिखी होगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कंडीशन लिखी होगी, पर अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। और लॉजिकल नॉट में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये भी हम वीएस कोड में करके देखते हैं। तो चलो वीएस कोड में और लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कोड, ताकि तुम्हें ये भी क्लियर हो जाए कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है।
तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करने वाला हूँ इन सबको, और मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। अब देखो जैसे कि मैंने कंडीशन लिख दी है, तो देखो मैंने क्या लिखा है पहली स्टेटमेंट में कि ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने लिखा है ए लेस देन बी और ए लेस देन सी। तीसरी कंडीशन में मैंने लिखा है नॉट ए लेस देन बी। इसका क्या मतलब होता है, अब मैं आप तुम्हें क्लियरली बताता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है। जो पहली स्टेटमेंट है जो कि है लॉजिकल एंड, इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन, मतलब ए लेस देन बी और ए लेस देन सी वाली दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दूसरा लिखा हुआ है ए लेस देन बी लॉजिकल और ए लेस देन सी। इसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी। तीसरा मैंने लिखा है ए लेस देन बी, कंडीशन जो होगी ये फॉल्स होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब ये हमेशा जो भी कंडीशन होगी उसके अपोजिट रिटर्न करेगा। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहला आंसर आया 0। 0 मतलब हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कंडीशन लिखी है कि मैंने दो कंडीशन लिखी है ए लेस देन बी और ए लेस देन सी, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास में 20 और बी की वैल्यू मेरे पास में 10 है, तो क्या 20 ग्रेटर देन 31 है? नहीं। क्या 20 लेस देन 10 है? नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए पहली स्टेटमेंट ने अपन को फॉल्स रिटर्न किया है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट की कंडीशन ये होती है कि दोनों स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट में पहला पार्ट जो है वो तो फॉल्स है, पर उसका दूसरा पार्ट ट्रू है, इसलिए इसने अपन को ट्रू रिटर्न किया है। तीसरी कंडीशन क्या है, बी की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, और फॉल्स के बाद में नॉट लगा हुआ था तो इसने मेरे को ट्रू रिटर्न किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, ये कैसे काम करते हैं। तो एक बेसिकली चीज़ तुम दिमाग में डाल दो कि लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लॉजिकल और में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और लॉजिकल नॉट में अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अपन चलते हैं दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स कंडीशन चेक करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन मार्क होता है, कॉलन यूज होते हैं। अब इसमें जो 3 एक्सप्रेशन यूज होती है, पहला एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है कंडीशन, दूसरी एक्सप्रेशन यूज होती है वो होती है उसका ट्रू पार्ट, तीसरी एक्सप्रेशन जो होती है वो होती है उसका फॉल्स पार्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो पहली एक्सप्रेशन है वो चेक होगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन सेकेंड वाला पार्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसको भी हम चलते VS कोड में और देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैं इन कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट। मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बना देता हूँ डी करके, और मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर डी असाइन ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। इसका मतलब क्या है कि पहले कंडीशन चेक करो। इसका मतलब क्या है कि पहले कंडीशन चेक करो कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो डी के अंदर ए की वैल्यू डाल दो, और अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो डी के अंदर बी की वैल्यू डाल दो। तो मैं प्रिंट एफ करता हूँ डी को, तो देखो डी की वैल्यू हो चुकी है 20। क्यों? क्योंकि मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर 20 असाइन करी थी, तो डी के अंदर 20 वैल्यू असाइन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो अब देखना इसका फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखो, अब डी के अंदर वैल्यू आ गई है 10। तो कंडीशनल ऑपरेटर ऐसे काम करता है, और इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। अब हम आगे वाला ऑपरेटर पे चलते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है वैल्यू असाइन करना, और असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक इक्वल्स टू नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ऐड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूल इक्वल्स टू। अब वो क्या करते हैं, वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में वैल्यू असाइन करते हैं। तो वो भी चलते हैं, VS कोड पे देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ ताकि थोड़ा नीटनेस लगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स .c, इंट ए इंट बी। पहले मैं करता हूँ मैं ए को ए इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, और
बी इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले करूँगा ए असाइन बी और प्रिंटफ कर देता हूँ ए की वैल्यू। अभी मैंने ए की वैल्यू पहले 10 डाल रखी थी, उसके बाद में मैंने किया ए असाइन बी और अब मैं देखता हूँ कि ए की वैल्यू क्या आती है। तो देखो ए की वैल्यू मेरे को आ गई 2, मतलब ए के अंदर 2 वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। तो अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अब आनी चाहिए मेरे हिसाब से 12 और 12 वैल्यू आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले ए की जो वैल्यू है उसके अंदर बी की वैल्यू ऐड होगी और फिर उसके बाद में ए को वापस असाइन हो जाएगी। मतलब पहले इसमें क्या होगा कि ए की जो वैल्यू 10 थी, 10 के अंदर बी की वैल्यू मतलब जो 2 वो ऐड होगी, 10 + 2 12 और वो ए के अंदर असाइन हो जाएगी। ऐसा मैं करता हूँ ए माइनस असाइन बी। तो इसमें क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद में वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अब देखो, अब उसकी ए की वैल्यू हो चुकी है 8। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लीकेशन असाइन बी। इसमें क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा और फिर वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो देखो 10 × 2 20 वैल्यू असाइन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ ए डिवाइड असाइन बी। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले ए की वैल्यू डिवाइड होगी बी से और उसके बाद में ए को असाइन हो जाएगी। तो 5 आ गया। अगर अब मैं क्या करता हूँ ए मॉड्यूलो असाइन बी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऐसे काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब तुम्हें असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं अपन अगले टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इस नाम से तुम्हें पता चल गया होगा इसके कि इसका फंक्शन क्या होता होगा। ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। ये मेनली लूप्स और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। पहला होता है इक्वल्स टू, जो कि होता है डबल इक्वल्स के सिंबल। दूसरा होता है ग्रेटर देन लेस देन, वो तुम्हें पता ही होगा कि ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये होता है कि चेक करो ए की वैल्यू बी से बड़ी है। दूसरा होता है लेस देन, चेक करो कि भाई ए की वैल्यू बी से छोटी है। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है। और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि चेक करो पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। और लेस देन और इक्वल टू बताता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ये वैसे तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने किसको कैसे कवर किया है। तो हम चलते हैं वापस VS कोड पे। ऑपरेटर वाली फाइल वापस खोल देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है ये वाला पार्ट, ये देखो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन और लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन दोनों में ही रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हो रखा है। और हम रिलेशनल ऑपरेटर जब हम लूप्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे तब हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जो कि है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये वेरिएबल की वैल्यू या तो +1 कर देते हैं या -1 कर देते हैं। मतलब क्या है इसका कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। तो हम वापिस चलते हैं हमारी VS कोड में और देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ VS कोड में और मैं एक नई फाइल बना दूंगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर a। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर a ++। मैं a असाइन 12 कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंटफ करता हूँ a की वैल्यू को। तो वैसे तो मैंने a की वैल्यू 12 असाइन करी है, लेकिन कोड रन करने के बाद में देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। कोड रन करने के बाद में रिजल्ट आया इसका 13। तो 13 क्यों आया? यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, जिससे क्या हुआ कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई इससे a वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और फिर कोड रन करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजल्ट है 11। मैंने तो a की वैल्यू 12 असाइन करी थी पर 11 क्यों शो कर रहा है? इसका रीज़न ये है कि मैंने a को 12 वैल्यू असाइन करने के बाद में मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, उसकी वजह से a की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। तो वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चलते आगे और देखते हैं दूसरे बिटवाइज ऑपरेटर। वैसे तो बिटवाइज ऑपरेटर तुम्हारे ज़्यादा कुछ काम आएंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिट ऑपरेशंस के काम आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो उस समय तुम्हें ये ऑपरेटर्स काम आएंगे। तो M% जो होता है वो बिटवाइज एंड होता है,
स्ट्रेट लाइन जो होती है वो बिटवाइज और होती है, टिल्डे जो होता है वो बिटवाइज नॉट होता है, ये बिटवाइज एक्सॉर होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है और ये राइट शिफ्ट होता है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के हैं जो कि है मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस ऑपरेटर्स में आते हैं कॉमा, साइज ऑफ और बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं सी को। तब तक के लिए टाटा, सी यू, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, बाय।